सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनसे जो हैं एक युवा गीतकार। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। वो है एक संवाद लेखिका। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है। उनके गाने हम बार बार गुनगुनाते हैं। तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल। उन्होंने लिखे हैं बहुत सारे लोकप्रिय गाने। उनके गाने जुड़ते हैं हमारी जिंदगी से। लव यू जिंदगी, उनके गानों में होती है कविता। तू ही जुनून, तू ही तरह। वो है जानी मानी गीतकार और संवाद लेखिका कौसर मुनीर। घूमे तू अगली दुनिया तेरी धुन पर झूमे। तो आइए आज सुने कौसर मुनीर से यूनुस खान की बातचीत। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह। विविध भारती के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं जानी मानी गीतकार कौसर मुनीर। बहुत बहुत स्वागत कौसर, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एलिस इन वंडरलैंड। अभी मैंने वो आपका एलपी वाला कमरा देखा, लाइब्रेरी देखी, मैं शायद वहीं बस जाऊं। पुराने म्यूजिक से इस कदर प्यार रहा है आपको? वो एक शेर है, शायर का नाम मोहसिन है, कि मोहसिन हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ जी, हम रह गए हमारा जमाना चला गया। वाह। तो पुरानी चीजों से काफी लगाव है। तो क्या इसीलिए जुबली का वो गाना पुराने दौर की धड़कन बन गया? ये कहना चाहिए कि उस साल उस गाने ने जैसे सब कुछ स्वीप कर दिया और शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जुबली जो सिर्फ एक गाना ही नहीं, मैं जान रही हूँ आप किस गाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा एल्बम था और वो पूरा शो था, वो मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे चुना गया उस काम के लिए। और वैसे भी अमित त्रिवेदी के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। और विक्रम मोटवाने जो हैं बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो वाकई में आपको दिशा दिखाते हैं, ना कि आपको बताते हैं कि क्या करना है। और वही इसीलिए तो डायरेक्टर, हाँ, लेकिन वो दौर और एक रेफरेंसिंग थी हमारे पास कि भाई ये राज कपूर के दौर के गाने, देवानंद साहब के दौर के गाने, लेकिन फिर भी उसको एक तरह से नया करके पेश करना था। तो जुबली फॉर मी वाज एन एब्सोल्यूट जॉय। कौन सा गाना लिखते हुए सबसे ज्यादा मजा आया था? बाबूजी? बाबूजी, बिल्कुल, बिकॉज वो सिचुएशन ही ऐसी थी, क्लब और वो गीता दत्त, गीता बाली वाला वाइब था, और बाबूजी भोले भाले, बिल्कुल बिल्कुल जी, जरा नवाजी आपकी। लेकिन वो बड़ा मजा है। जैसे उसमें एक लाइन है कि बाबूजी भोले भाले, दुनिया ये फानी है जी, तू भी जरा मौज मना ले की जापानी है। तो इस तरह की बातें आपको कहाँ करने को मिलती हैं। बट हाँ, उस जो गाना मकबूल हुआ उसमें वो सबसे ज्यादा वो था वो तेरे मेरे इश्क का। लेकिन यहाँ पे मैं कन्फेस करती हूँ कि वो पहले एक लिखा हुआ था, उसको बस थोड़ा सा मीटर के लिए तोड़ ताड़ के उसको नया रूप दिया गया, वरना वो एक गजल नुमा मेरी एक नज्म थी जो मेरे पास थी और वो काम आ गई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जी कि ये आजकल क्या हो रहा है कि कौसर मुनीर जो है स्पोर्ट्स फिल्मों की गीतकार बन गई। मैं गिनाऊं 83 चंदू चैंपियन, घूमर, रश्मि रॉकेट, हाँ,
और जानवी वाली फिल्म कौन सी थी? वो मतलब तो ये क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से मैं नहीं हूँ, ये दौर है। तो आजकल हम हंसते हैं आपस में जब हम नगमा निगार गीतकार मिलते हैं कि भाई हर दौर का अपना एक पैटर्न होता है, हर 4-5 साल बाद बदलता है। लेकिन अब ये है कि मोटिवेशनल गाना, स्पोर्ट्स गाना, नेशनलिस्टिक गाना, ये सारी चीजें क्या कहते हैं, लव सॉन्ग या सैड सॉन्ग या पार्टी सॉन्ग पे थोड़े हावी हो गए। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, जब भी इंडिया जीतती है मेरी रॉयल्टी सही हो जाती है। आई एम अ वेरी बिग क्रिकेट फैन। एक शो हुआ था बीच में कुछ साल पहले, जो क्रिएटर कबीर खान थे, रोर ऑफ द लाइन, वो CSK और धोनी पर था। वो शो मैंने लिखा था। ये कमाल भी आप बीच बीच करती रहती है। बट बिकॉज आई एम नॉट जस्ट अ लिरिसिस्ट, मैं स्क्रीन राइटर भी हूँ, इवेंट राइटर भी हूँ, मैं क्या कहते हैं, मैं ताश का जैक हूँ। इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स फिल्म है, अब जैसे 83 को लेते हैं जी, 83 एक धड़कन है हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस की। कितना बड़ा चैलेंज था उसको लिखना। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जब 83 में इंडिया जीती थी, उसकी जरा भी यादें नहीं होंगी आपके पास? जरा सी है मुझे। ये मैं शायद 4-5 साल की रही होंगी उस वक्त। बताती हूँ कि क्या याद है मुझे। उस टाइम वो फ्लिकर बुक्स निकली थी। मुझे वो याद है। थी या है? अगर है तो दे दो। गोगो जी की भतीजी। ये एक बात ये है कि जब मैं लिखती हूँ, मैं फिल्म का या किसी बड़ी इवेंट का या किसी बड़ी पर्सनैलिटी का मैं प्रेशर नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने वो प्रेशर लेना शुरू कर दिया तो फिर मैं लिख नहीं पाऊंगी। मैं सिर्फ एक तरफ देखती हूँ और वो है डायरेक्टर। और लकीली कबीर के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है। कबीर का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। उसके अलावा वो संभालना और हैंडल करना जानते हैं। तो जब डायरेक्टर ही आप पर वो प्रेशर नहीं थोपेगा तो आप नहीं लोगे। आप सिर्फ देख रहे हो कि भाई मुझे ये धुन है, मुझे ये सिचुएशन है, मुझे ये गाना लिखना है, और मैं लिखती हूँ बस एक ही बंदे के लिए या बंदी के लिए जो फिल्म बना रहा है। बिल्कुल। तो जब भी इंडिया जीतती है तो जीतेगा जीतेगा इंडिया और लहरा दो। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने वो ओलंपिक्स ने भी उठा लिया था, हमारे जो टीम इंडिया था। आई एम वेरी हैप्पी। हालांकि ये किसी ने शायद यशराज में ही मुझसे किसी ने कहा कि फाइनली चक दे को किसी और गाने से कोई टक्कर मिल रही है, बिकॉज चक दे वाज एंड स्टिल इज अ स्पोर्ट्स एंथम। बिल्कुल। तो लेकिन लहरा दो ने एक बड़ी लकीर तो खींची है। बिल्कुल। और ढेर सारे अवार्ड्स भी लाए। यस, आई गॉट माय फर्स्ट फिल्म फेयर फॉर लहरा दो एंड माय मतलब लहरा ही दिया आपने। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि देखिए, ये जो स्पोर्ट्स और मोटिवेशनल गाने, इनमें एक दिक्कत है कि ये फिर सॉर्ट ऑफ सिचुएशनल होके रह जाते हैं। लेकिन मुझे ये मौका मिला, और अगेन मैं कंपोजर प्रीतम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और डायरेक्टर का, जिन्होंने मुझे ये लाइंस लिखने के, लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो। वाह वाह। अब जो ये लफ्ज है सरकशी, ये आसानी से किसी ना तो गाने में आता है, और मोटिवेशनल गाने में सरकशी कुछ भी हो सकती है। सरकशी रेबेलियन भी हो सकती है, सरकशी रेजिस्टेंस भी हो सकती है, और सरकशी वो उस तरह की जुनून भी हो सकता है कि भाई चाहे खुद को फना कर दें या 6 छक्के मार दो। बिल्कुल शानदार। ये गाना सुनते हैं। बिल्कुल। India in deep trouble now, having lost 2 matches in a row. अपना है दिल ये आज का। मैं मैच देखने नहीं आऊंगा। पापा कहते हैं इंडिया को भी जीतती तो है नहीं। बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो। लहरा दो सरकशी का परचम, लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम, लहरा दो। ऐसे लगा हम खेल ही नहीं, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो। स्विंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम पे भेज रहा है कि तुम स्विंगर डालता है, ग्रिप छुपा। This bus says enter Goal Stadium except Lords. If and when India reaches the final, we shall happily issue the pass.
अच्छा, ये एक के बाद एक स्पोर्ट्स फिल्में आ रही थी, तो आपको लग रहा था कि क्या हो रहा है, मतलब एक जॉनर में कैद हो रही हैं? बिल्कुल लग रहा था, और मैंने एक तरह से वो कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं, बू बू कर दिया था। एक कोई डायरेक्टर थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगी, वो इतनी खुशी से मुझे वो काम ऑफर नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी अगली फिल्म के बारे में बता रहे थे, जो फिर स्पोर्ट्स फिल्म थी, फिर ये थी वो, फिर, और मेरा चेहरा एकदम, मैं उनसे कह रही हूँ, और बहुत ही मैंने इनोसेंटली और बिना सोचे हुए उनसे कह दिया, आप ये फिल्म क्यों बना रहे हैं? उन्होंने कहा सॉरी, मैं तो बना चुका। तो दौर होता है, जब कोई एक चीज चलती है तो फिर उसके पीछे लोग अपनी दुकानें चला लेते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से कोई ट्रेंड फॉलो करना बेवकूफी का काम है, क्योंकि अगर कोई चीज कामयाब होती भी है तो वो हो चुकी। यही इंटरव्यू अब हम आधे घंटे बाद नहीं दोहरा पाएंगे, क्योंकि आप ना रहेंगे, मैं ना रहूंगी, तो वो भेड़ चाल है जो मेरे ख्याल से वो इंसानी फितरत है। जी, लेकिन फिर भी ऐसी फिल्मों में भी आप गुंजाइश निकाल लेती हैं, जैसे घूमर में आपने लिखा दुम छल्ला। अब ये क्या प्यारा सा वर्ड है जो कभी फिल्मों में, गानों में मैंने सुना तो नहीं है। आई एम सो हैप्पी। देखिए, जब फिल्म इतनी नहीं चलती तो अच्छे गाने या अच्छे थॉट कहीं रह जाते। ये मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, कि उसकी धुन भी बहुत प्यारी है, गाया भी बहुत अच्छा है। जी, और दुम छल्ला भाई, वो जो अगेन मैं ना, जो स्क्रिप्ट और कैरेक्टर और जो ब्रीफ है ना, उसको अमूमन फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम प्लेबैक गाने लिख रहे हैं। मैं इंडिपेंडेंट गाने नहीं लिख रही हूँ, अपनी डायरी नहीं लिख रही हूँ, शायरी नहीं कर रही हूँ, मैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए और कैरेक्टर के लिए लिख रही हूँ। तो वो जो कैरेक्टर था, वो बचपन से वाकई में उस लड़की के पीछे पीछे, मुझे याद है बाल्की जो डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे रेफरेंस भी शायद दिया था, फोन का वो जो एक आता था ऑरेंज का, वो जो एक पप्पी होता है, वो जो पीछे पीछे चलते रहता है, जब फोन नया नया आया था, उसका एक एड था, तो वो मेरे जहन में रह गया था, और वहां से ये लफ्ज दुम छल्ला आया। क्या बात है, ये एक बहुत ही नया एक्सपेरिमेंट था, या नई खोज थी एक तरह से लिरिक्स की दुनिया में, ये दुम छल्ला गाने के अंदर आ जाता है, तो ये प्यारी बात है। एक चीज जो मैं देख रहा हूँ कि कबीर खान के साथ बहुत सारा काम है, और आप डायलॉग भी लिखती रही हैं, बजरंगी के डायलॉग लिखे थे आपने। पहला काम क्या था कबीर के साथ में? एक था टाइगर, उसने 2 गाने लिखे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह और सैयारा, और बहुत अरेबियन टाइप के गाने थे। हाँ, क्योंकि वो माहौल वैसा था उस फिल्म का। सैयारा तो आई लव सलमान खान, जब मैं स्कूल में थी तो उस जमाने से वो मैंने प्यार किया का क्रश है, लेकिन मैंने प्यार किया। हाँ, एक था टाइगर, उसमें माशाल्लाह माशाल्लाह साजिद वाजिद उनका कमाल था, वहां मैं उनसे पहली बार मिली। अगेन सैयारा एक ऐसा लफ्ज है जो मेरे ख्याल से उससे पहले या बाद में, मुझे लगता है कहीं गुलजार साहब की नज़्मों में शायद, ऑफ कोर्स, लेकिन फिल्मी गाने में नहीं, क्योंकि वो जो 2 कैरेक्टर्स थे, वो कहीं इस अजीबोगरीब दुनिया में बिछड़ के, जुदा होके और फिर मिल गए थे, और उनकी कहानी ऐसी थी कि वो इस दुनिया में तो उनका मिलना मुश्किल है। तो वो ये सारे ख्याल मेरे जहन में थे जब ये, वो तो तारे और चांद तो भाई स्पेस में पहुंच गए। मतलब ये जो हिंदी में कहावत है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो ये वाला मामला था कि आप ख्यालों की दुनिया में, स्पेस में पहुंच गए। लेकिन मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, क्योंकि मेरे ड्राइवर का नाम रवि और रवि जरूर पहुंच जाता है। सही है, यहाँ तक भी ले आया आपको। करेक्ट। पहले सैयारा सुनते हैं।
कबीर के साथ मेरी पहली फिल्म थी एक था टाइगर, जिसमें 2 गाने लिखे, लेकिन फिर वो बना रहे थे फिल्म फैंटम। हालांकि बजरंगी पहले रिलीज हुई, लेकिन फैंटम के फिर मैंने 2 गाने भी किए और डायलॉग लिखे फैंटम के और फिर बजरंगी के। अगेन कबीर के साथ काम करने में इसलिए मजा आता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और वो जानते हैं कि वो आपको क्यों ये काम दे रहे हैं। हम सुनने वालों को ये बता दें कि फिर आती है बजरंगी भाईजान, फिर आती है 83, फिर आती है चंदू चैंपियन। मेरे ख्याल से कबीर की सब फिल्में गिना थी मैंने, कुछ छूट गई। और एक और 2 सीरीज मैंने कहा, वो रोर ऑफ द लायन और फॉरगॉटन आर्मी के भी गाने मैंने लिखे। क्या बात है। और ट्यूबलाइट। ये डायलॉग वाला जो मामला है कबीर के साथ सिनेमा में शुरू हुआ। वैसे तो मेरा करियर स्क्रीन राइटिंग से शुरू हुआ टेलीविजन में, जैसी कोई नहीं। और कम लोगों को पता होगा कि उसके डायलॉग आपने लिखे थे। मैं वाहिद नहीं थी लिखने वाली, वो बड़ी सी टीम थी, लेकिन किसी पॉइंट पे मैं ही लिख रही थी क्योंकि वो लंबा शो था, 3.5 साल चला था, चले जा रहा था। और उसमें जो इनफैक्ट जो लीड राइटर थे उस वक्त, मेरी मुलाकात उनसे वहां हुई, विजय कृष्ण आचार्य, उनको हम प्यार से विक्टर कहते हैं, जिन्होंने धूम बनाई और जिनकी पहली फिल्म टशन थी जी। तो वो टशन बना रहे थे, तो वो जानते थे कि मुझे शौक है और पोइट्री का और इंग्लिश लिटरेचर का मेरा बैकग्राउंड है। तो एक गाने में वो कुछ मुश्किल हो रही थी और वो गाना फिर मैंने लिखा, वो हुआ फलक तक चल। बहुत स्वीट जगह पे लेके आए हैं आप, ये गाना इतना ज्यादा पसंद है मुझे, फलक तक चल साथ मेरे। क्या शानदार गाना, इसको सुने बिना आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल। तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। चलते जहां दिन की बाहों में रातों के साए हैं ढलते। चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदें सच कर दे सपनों को सभी। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल।
तुझको हुई हरारत, रातों को करे शरारत, बैठा है खिड़की पे तेरी। हाँ इस बात पे चांद भी बिगड़ा, कतरा कतरा वो पिघला, भर आया आँखों में मेरी। तो सूरज बुझा दूं तुझे मैं सजा दूं, सवेरा हो तुझसे ही कल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाऊं पल तो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था कैसी कैफियत थी? नहीं थी, मैं कहती हूँ ना, मैं कोई ख्वाब और कोई डायरी लेके नहीं आई थी कि मुझे लिरिसिस्ट बनना है। मेरा वैसे कोई ख्वाब ही नहीं था कुछ भी बनने का। ये था कि काम करना है, जो भी काम मिल जाए वो ठीक है, पढ़ने लिखने की दुनिया में, और उसे अच्छे से करना है। और फिर एक काम हुआ, उससे दूसरा काम मिला, वो काम हुआ। जस्सी से मुझे टशन मिली, टशन की वजह से मुझे इशकजादे मिली, लोग साथ आते गए। और इशकजादे में आपने बड़े एक्सपेरिमेंटल लिरिक्स लिखे थे जी, जरा वो जिक्र कीजिए। इशकजादे लफ्ज अपने आप में कोई लफ्ज नहीं है, शुरुआत तो वहीं से होती। उस फिल्म का नाम पहले तेवर था। हाँ। और एक गाना लिखते लिखते जब मैं इस लफ्ज तक पहुंची जो इजाद किया एक तरह से इशकजादे, तो सारे मेकर्स जो थे, हबीब फैसल साहब और आदित्य चोपड़ा, वो बहुत खुश हो गए कि भाई ये तो यूनिक वर्ड है, इसको हम टाइटल कर देते हैं। तो मुझे याद है, शायद मैंने ये पहले भी कहा, शायद यही कहा हो, कि हबीब जब मुझको बता रहे थे सिचुएशन गाने की, तो उन्होंने कहा कि असल में पता नहीं मैं कह सकती हूँ नहीं ऑन एयर, लेकिन कह ही देती हूँ, ये हैं जिनको इश्क हो गया है। तो मैंने कहा अच्छा ये इश्कजादे हैं। वाह। और वहीं से फिर वो इशकजादे हो गया। और जैसे वो झल्ला वल्ला, उसमें तो कमाल की लाइनें लिखी हैं आपने। हाँ, वो एक्चुअली मजा उस गाने में इतना नहीं आया, क्योंकि जो वो आइटम नुमा गाना था, चांद बेबी कैरेक्टर का नाम था जो गौहर खान ने किया, और वो एक मुजरा जैसे या एक आइटम पेश कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो मेरी पहली ही फिल्म थी। फलक तक एक गाना है, और ये पूरी फिल्म मुझे, और वो भी 5 साल बाद, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं लिरिसिस्ट बनूं, हो गया। तो जो मेरे जहन में आइटम की जो परिभाषा थी, जो डेफिनेशन थी, मैं उसी को लेके चल रही थी, बट इट वाज नॉट वर्किंग। तो एक के बाद एक मेरे ख्याल से 5, 6, 7, 8 गाने मैंने लिखे होंगे या आइडियाज ट्राई किए होंगे, जो सब रिजेक्ट हुए। फिर मुझे याद आया बचपन में ना, मेरी मदर या कभी मेरे ननिहाल में कोई मेरी खालाएं वगैरह, वो मुन्नी बेगम की फैन हुआ करती। वाह वाह वाह। तो मुझे वो सडनली याद आया कि वो एक फॉर्मेट होता था, वो 2 कपलेट्स का, जिसमें थोड़ी सी उसमें शरारत होती थी, मजेदार होता था, सुरूर होता था। मैंने वो फॉर्मेट पकड़ा, और वहां से फिर वो जो कपलेट वाला फॉर्मेट है, और वहां से वो आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, हाँ, मुआ किनारा दिखा करके डुबा दे गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये कमाल है। इस फिल्म का कोई गाना यहाँ पर सुनते हैं। और बढ़ने लगे जो, एक डोर बंधने लगे जो, एक शोर करने लगे जो 2 दिल, एक चाल चलने लगे जब, एक ढाल ढलने लगे जब, एक थाल चखने लगे जब 2 दिल जुड़ने लगे 2 दिलों के जब किनारे उड़ने लगे। इशकजादे 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 इशकजादे
तेरे प्यार पे हार दिया, हमको खुद में शामिल कर ले, अब तो खुद के काबिल कर ले, रंग तुम्हारे रम जाएंगे, संग तुम्हारे सन जाएंगे। इश्क ज़ादे 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 इश्क ज़ादे। सपने अपने सीले सीले सपने अपने प्यार की धूप से सोखेंगे, नीले नैनों की दो नहरें दिल के बांध से रोकेंगे। खाक से ख्वाबों को बुन ले, राख से भी खुशियां चुन ले, बुझते जलते चलते जाएं, गिरते उठते बढ़ते जाएं। इश्क ज़ादे 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 इश्क शोर करने लगे हैं दो दिल, एक चाल चलने लगे हैं, एक ढाल ढलने लगे हैं, एक थाल चखने लगे हैं दो दिल, जुड़ने लगे दो दिलों के जब किनारे उड़ने लगे। इश्क ज़ादे 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 इश्क ज़ादे। अब फैज याद आए तो मुझे कृष्ण चंद्र याद आए, क्योंकि वो आपके खानदान से ताल्लुक रखते हैं। जी, जरा इस पर खुलासा कीजिए। सबसे पहले तो मैं खुद अपनी किस्मत पे रश कर रही हूँ। मुझे दावत दी गई थी फैज फेस्टिवल में। मेरी तो धड़कन मिस हो गई। हाँ, तो जो उनकी बेटी हैं सलीमा हाशमी साहिबा, उनसे मैं स्टैनफोर्ड में मिली थी पिछले साल। हम इकट्ठे थे किसी वहाँ फेस्टिवल में और मैंने उनका इंटरव्यू लिया था और उन्होंने वो खुश होकर इनाम में उन्होंने मुझे इन्वाइट किया लाहौर फैज फेस्टिवल में। और मैं बता नहीं सकती, ये मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी के टॉप 3 ट्रिप्स में से दर्ज होगा। बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था और सबसे बड़ी बात ये कि भाई हमने जाके फैज साहब के घर में डिनर किया, जिस कमरे में बैठ के लिखते थे वहां खड़े थे। तो ये सब बातें बहुत बड़ी हैं। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले बाहर आई हुई थी। और आपने कृष्ण चंद्र जी का जिक्र किया। देखिए, वो मैं कम ही करती हूँ, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि मेरी दादी के शौहर थे कृष्ण जी, और बहुत वो उनका नाम और उनका रुतबा और उनका काम इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि मेरा नाम वहां अगर आ गया तो वो उनकी इज्जत में खलल है। लेकिन हाँ, मैं उनके घर में पैदा हुई क्योंकि उस वक्त मेरे वालिद थे वो भी वहीं थे और मेरे वालिदैन वहीं उनकी शादी होके वो आए थे। मेरी पैदाइश कृष्ण जी के घर में हुई, लेकिन मैं लगभग 3 महीने की रही होंगी जब उनका इंतकाल हो गया। तो मुझे उस तरह से उनकी तरबियत या उनकी प्रेजेंस नहीं मिली। बट हाँ, एक आपकी तरह या किसी भी फैन की तरह या किसी भी मुरीद की तरह उनके किस्से, उनकी कहानियां सुन के और लेकर हम बड़े हुए। क्या बात है। तो एक एहसास जरूर होता होगा कि एक रवायत का हिस्सा हैं और एक जिम्मेदारी जैसा कुछ है।
एक तरह से, क्योंकि वो है, ये सारी बातें हवा में थी। सलमा सिद्दीकी साहिबा मेरी दादी, वो उर्दू प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा थी। मजरू साहब और कैफी साहब और जावेद साहब और राही मासूम रजा और इन सबका घर में आना जाना था। तो एक तरफ ये था, लेकिन मैं बहुत छोटी थी तो मुझे पता था कि ये कुछ बहुत ही गैर मामूली लोग हैं और इनका बस यहाँ मौजूद होना इस कमरे में बहुत बड़ी बात है। इस बात का एहसास है। लेकिन एक तरफ अफसोस भी इस बात का है कि हमको उसकी तरबियत या उसका बेनिफिट या बहुत ही सिंपल सी चीजें, हमको तो बचपन में उर्दू पढ़ना लिखना भी नहीं सिखाया। तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैं एक विरसा लेके चल रही हूँ कि मुझे दूर भी भागना है लेकिन उसको लेके भी चलना है। ये हर मॉडर्न जनरेशन की क्राइसिस नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप माजी का हाथ छोड़ देंगे तो फिर आप जड़ों से कट जाएंगे। हाँ, और आप खो जाएंगे। लेकिन आपको आगे की तरफ भी देखना है। मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें रिश्ते जो थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि वो एक अलग रेडियो प्रोग्राम है। चलिए वापस गानों की तरफ चलते हैं। आप लिखती हैं, इब दोपहरी के पीछे न भागूंगी धम धम, अब की बारिश में बैरी न भागूंगी छम छम, अपनी चोटी में मैं जुगनू कस लूंगी चमचम। क्या शानदार है भाई, ये पोइट्री है कि गाना है, क्या है ये अन्विता है। अच्छा। अन्विता दत्त जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये सारे विजुअल क्रिएट किए थे जी अपनी ब्रीफ में और मेरे जहन में। तो मैं देख सकती थी कि ये कैरेक्टर ये अपनी माँ की मोहब्बत के लिए तड़प रही है और जब कोई बच्चा जिसको वो मोहब्बत नहीं मिलती जो उसका हक है, वो फिर क्या करता है, वो बार्गेन करता है, वो दुआ करता है, वो मिन्नतें करता है, वो मिन्नत एक ख्वाब बन जाए एक तरह से। ये सारे ख्याल थे जो मेरे जहन में घूम रहे थे और फिर उसके ऊपर अन्विता दत्त ने इतने अच्छे विजुअल्स हमको क्रिएट करके दिए। ये ट्यून पर है? ट्यून पर है। क्या बात है। इसका एक और मैं मजेदार किस्सा सुनाऊं। एक और ट्यून थी जो अमित ने मुझे इस गाने के लिए दी थी और चूंकि हमने सब स्क्रिप्ट सब जानते थे अच्छी तरह से, मैंने अमित से कहा कि ये जो धुन है ये उस सिचुएशन पे ज्यादा बेहतर जाएगी जो उसी फिल्म में थी। और वो कौन सा गाना बना? वो वरुण का गाना बिखरने का। हो और क्या जोरदार बीट है वो गाना। तो वो धुन पहले मेरे पास आई थी इस सिचुएशन के लिए और मैंने ये सजेस्ट किया कि ये धुन उस सिचुएशन के लिए बेटर है। क्या बात है। तो ये जो दोस्ताना रवैया गीतकारों के बीच है, इसके कुछ किस्से सुनाइए आपके दौर के गीतकारों के। या बिल्कुल है। और इस बात का मुझे बहुत फख्र है कि अमिताभ हो, इरशाद हो, स्वानंद, किरकिरे, वरुण ग्रोवर, अन्विता दत्त, हम एक सारे बहुत दिग्गज सब गीतकार हैं। वाकई में दोस्त हैं। वो नहीं कि कहने की बात, रेडियो पे कहने की बात है। वाकई में मैं आजकल एक हैशटैग चला है ना 3 AM फ्रेंड, दे कैन बी माई 3 AM फ्रेंड। देखिए इसमें दो बहुत अहम बातें हैं। एक दूसरे के काम के लिए इज्जत है जी, वाकई में इज्जत है कि शायद जो आप लिख सकते हैं और जितने बड़े आप हिट हैं मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो मैं काम करती हूं और जो मैंने किया है और कर सकती हूं उसकी आप इज्जत करते हैं, वो बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, आप खुद बहुत सिक्योर हैं। ये चीज मैंने हमारे दोस्तों में, हमारे इस दौर के लिरिसिस्ट में देखी है। कम ज्यादा, अच्छा बुरा, वक्त और काम सबका होता है जी। कंसिस्टेंसी है, लेकिन कभी अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन सब अपने आप में सिक्योर हैं और एक दूसरे के काम की इज्जत करते हैं। तो इस वजह से मैं ये धुन वरुण को दे सकती हूँ। और हमारा एक ग्रुप है, हम उस ग्रुप में कहते हैं कि भाई ये इसका मीटर बता दो, इसका काफिया बता दो, इसका कोई लफ्ज दे दो, और फौरन 10 ऑप्शन आ जाते हैं। यानी ये ग्रुप जो है ये लफ्जों की कारीगरी है। बिल्कुल। और यारी है। क्या बात है। जिसमें कोई वो नहीं है कि तुमने मेरा ले लिया और तुमने मुझसे क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। वाकई में दोस्ताना है। ये बात नहीं है कि कंपेटिटिव नहीं है, कि हम एक दूसरे से बेहतर नहीं होना चाहते, अच्छा वो है, लेकिन उसमें कोई कमजरफी नहीं है। बहुत सही, बहुत अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, कमजरफी नहीं है। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा एक हिंदुस्तानी की, और वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। हिंदुस्तानी पोएम, तो मेरी वो नज्म। यहाँ पे होता है कि थोड़ा सा आपको खुल के अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जो अब ये स्पोकन वर्ड की रिवायत शुरू हुई है, ओपन फोरम्स शुरू हुए हैं, क्योंकि पॉडकास्ट शुरू हुए हैं, लोग अलग अलग तरीके से सोलोज रिलीज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे इसमें मजा आया कि मैंने ये
एक स्पोकन वर्ड फेस्टिवल होता है, वहाँ पे मैंने एक बार धमाधम मस्त कैलेंडर मेरी एक नज्म है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मैंने, और लोगों को शायद अच्छी लगती है, तो सुना वो बहुत लंबी है लेकिन थोड़ी सी, और या तो ये कि हिंदुस्तानी पोएम या सच है एक जिसमें मैंने जावेद साहब की एक तरह इंस्पिरेशन लेके मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं, तुम नहीं होते तो कैसा होता, उस पे पूरी नज़्म लिखी है फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव कि भाई अगर आपने जो रिश्ते बनाए और आप जिन इश्कों में पड़े वो अगर नहीं होते तो क्या होता। तो कौन सा सुनाऊं? दमादम वो तो बहुत लंबे हैं, मैं थोड़ी थोड़ी सुना सकती हूँ आपको। तो ये जो मेरी एक हिंदुस्तानी पोएम है ये स्पॉटिफाई पर है और बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर, और वो अलग अलग जो हिंदुस्तान के जो सिंबल्स हैं, जो चिन्ह हैं, जो प्रतीक हैं, उन पे जैसे तिरंगा है और मोर है और संविधान है और अशोक चक्र है, आप चूज कीजिए, तिरंगा, मोर, बोली, मोहर। चलिए मोहर सुना देती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। 100 का पत्ता हो या किसी सरकारी दफ्तर का पत्तर, राजभवन का गेट हो या पासपोर्ट का फ्रंट कवर, बाअदब बामुलाहजा होशियार हो जाती है ये नजर जब जलवा अफरोज होती है हिंदुस्तान की मोहर। अचंभित हो जाता है मन जब शक्ति शौर्य मान अभिमानी 4 शेरनियों की रखवाली से प्रकट होता है एकदम एक अकेला अशोक स्तंभ। ना जात धर्म का बस है करम का हर भारतवासी का फख्र, सुन लो जंगल के रहने वालों हम सब का है धर्म चक्र। सत्यमेव जयते का नारा स्लोगन नहीं विश्वास है, हाथी घोड़ा शेर और खंबा लोगो नहीं इतिहास है। तो आओ विश्वास के हर कारे मिलकर इतिहास को ललकारें, आओ यारों तुम्हें कराएं शनाख्त हिंदुस्तान की, ना एक मेरी ना एक तेरी मोहर ये पहचान की है सारे हिंदुस्तान की। वाह क्या बात है। ये ख्याल कहाँ से आया था और ये प्रोजेक्ट कैसे हुआ था? ये एक जी का इनिशिएटिव था जब 70 साल हुए थे आजादी के, आजादी का अमृत महोत्सव। एक इंडिया शायरी प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने 4 लोगों को इनवाइट किया था, जावेद साहब, कुमार विश्वास, जाकिर खान और मैं। वो चाहते थे 4 अलग तरह की आवाजें हों और उसमें मैंने ये एक लंबी लगभग 10-12 मिनट की नज्म पढ़ी थी, लेकिन इसे जरूर सुनिएगा, ये बहुत प्यार से, और मेरा हिंदुस्तान है और मेरे हिंदुस्तान का जो ख्याल है वो इस नज्म में है। क्या बात है, बहुत ही सही। ये गाना भी सुन लेते हैं। झटपट पर उलट पलट नटखट जट लटक मटक लचक मचक चाल चलत जा, ए छोरा गांडा થઈ ગયો। तो तारो फोटो
बिछा दूंगा कदमों में, कह दे जो तू हाँ। सूरज ढकेला है, चंदा अकेला है, दूर कर तू मुझको ना। अपना बना लूंगा, दिल में बसा लूंगा, तस्वीर में तेरी हाँ। पूरी नहीं से तो आधी भी चल से, पूरी नहीं से तो आधी भी चल से। तेरे मन में जगह जगह जगह, तेरे मन में जगह थोड़ी थोड़ी पर चल से। जो तारो फोटो, जो तारो फोटो नदी नदी नदी, जो तारो फोटो नदी तो फोटो को भी पछाल से। जो तारो फोटो नदी तो फोटो को भी पछाल से। आज जिस तरह से फिल्मी गाने बन रहे हैं, तो तीसरा अंतरा अमूमन नहीं हो रहा है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि गीतकारों का एक जखीरा एक एल्बम में जमा होता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैं हर जगह वरुण की लाइन कोट करती हूँ। आप तीसरे अंतरे की बात कर रहे हैं, वरुण ने तो कहा है कि दूसरे अंतरे में आप डेड बॉडी भी छुपा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे याद है वरुण समीर जी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो कहते हैं कि आपको ओढ़ने बिछाने सोने की अच्छी खासी जगह मिलती थी एक गाने में, हमको तो बैठने की जगह नहीं मिलती। सही बात है। जो किसी भी मुल्क का या किसी भी दौर का पॉपुलर कल्चर है, जिसमें फिल्में भी शामिल हैं, या कोई भी सिर्फ पॉपुलर कल्चर नहीं, जो भी आर्ट फॉर्म है, वो जो उस वक्त का मिजाज है और उस वक्त की बोली है और उस वक्त की सोच है, उसे ही वो दर्शाता है। और उससे बाहर आप जा सकते हैं तो फिर आप ये सब काम कर सकते हैं, उसकी जगह है। लेकिन फिल्मों में हम उस जमाने में हैं जब हम ओके को भी के करके टेक्स्ट करते हैं। जी जी, मैं अक्सर सोचती हूँ जो ओ ना टाइप करने का वक्त आप बचा रहे हो, उसका क्या कर रहे हो आप? तो इमोजी भी ना, हम आई लव यू भी नहीं बोलते, एक ऐसे 2 उंगलियां यूं कर देते हैं उसको। हाँ, यूं कर लीजिए, पता नहीं, वो तो अब रेडियो पे दिखा नहीं सकते, बट वो भी कहना। तो 3 अंतरे कहाँ से होंगे? इसीलिए वो हुक जो हमारे लिए एक बहुत बुरा लफ्ज है, जो हुक है वही, मेरे ख्याल से मैंने उसको पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दिया कि जो हुक है वही ख्याल है। जो भी है पहले 2 या 4 लाइनें में आपको अपनी सारी कलाकारी, कारीगरी और वो छोड़िए, असल में आपका काम है जो किरदार है और जो कहानी है उसकी बात सामने रखना। देखिए, पार्टी गाने, शादी गाने, वो सब अलग बात। बाय द वे सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि थॉटलेसली लिखना, तो कहाँ से सेकंड अंतरा आएगा जब लोगों के पास कहने सुनने का ही वक्त नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो साउंड का इतना इनोवेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी का इतना इनोवेशन हुआ है कि लोगों को अब उसमें बहुत दिलचस्पी है। जो जगह अल्फाज को और लफ्जों को और ख्याल को मिलती थी, वो अभी म्यूजिकल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को मिल रही है। जो रिफ है, जो ग्रूव है, सब लफ्ज नए हैं, लेकिन ये बहुत अहम है और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। वो बहुत आसान है कि पास्ट का पर्दा ओढ़ के बैठ जाना शुतुरमुर्ग की तरह, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा ये क्यों है। तो हमको साउंड के साथ खेलना पड़ता है। जी। हमको साउंड के साथ चलना पड़ता है और उसका कुछ नहीं कर सकते। एक तो ये है कि जगह की बात की, और दूसरा ये है कि हाँ, कई लिरिसिस्ट या कई कंपोजर भी आजकल मल्टी कंपोजर, मल्टी लिरिसिस्ट फिल्म होते हैं। उसके 2-3 टेक्निकल रीजंस हैं। एक तो लोग चाहते हैं कि काम जल्दी हो, तो वो लगातार 3-4-5 लोगों को 4-5 अलग गाने दे देते हैं, और और एक मेरे ख्याल से लोग आजकल वही अटेंशन स्पैन का प्रॉब्लम है, तो नॉवेल्टी ढूंढ रहे हैं। तो है, अब क्या करें। कभी कभी तो मुझे ठीक भी लगता है कि भाई मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ। 5-6-7 गाने उसी थीम में और उसी डायरेक्टर के साथ आप कर रहे हो, तो बट इट्स ओके, आई डोंट माइंड, क्योंकि दौर के साथ चलना चाहिए और जितना आपको अपना स्किल, अपना आर्ट क्राफ्ट बेहतर करना चाहिए, ताकि आपको देख के लोग कहें नहीं भाई मेरे सारे गाने तो यही लिखेंगे।
जी जी। इस दौर में स्वानंद किरकिरे जैसे गीतकारों ने अपने इंडिपेंडेंट गाने रिलीज करना शुरू किया है, शोरगुल जैसे गाने या मेरी जान जैसे बहुत खूबसूरत गाने। आपने कभी इस बारे में सोचा? गाती नहीं हूँ ना, आप डिपेंडेंट हो जाते हो। स्वानंद से मैं कहती हूँ वो मिलेनियल मैन है, क्योंकि वो म्यूजिक भी करते हैं, लिखते भी हैं, गाते भी हैं। हाँ। तो वो फिर किसी के मोहताज नहीं है। हाँ। हमको इंडिपेंडेंट पे भी फिर हम उसी के मोहताज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अरे लेकिन ये हिट नहीं है, ये वायरल नहीं है, ये वो नहीं है। तो मैं कहती हूँ सलाम नमस्ते। डिफिकल्ट दौर है एक गीतकार के तौर पर ये। हाँ, मुश्किल। ये गाना भी सुन लेते हैं। धीरे धीरे छुके मेरे मन को रे तू, बस गया दिल में कैसे तू, यहाँ वहाँ देखो जहाँ दिखता है तू, छुप गया नैनों में कैसे तू, जानी दो को लेता जा, बेख्वाबों को देता जा, कि सच हो जाए दिल के किस्से, जा बाहों को लेता जा, बेराहों को देता जा, कि कभी न रुके दिल मिलने से, आई कहाँ से ये बरखा कोई बता दे, दिल में ये बदरे पूछो ना कैसे हुई, मैं तेरी दीवानी, हाथों में तेरे नाम की रच भी मेहंदी रे, मैंने दिल की सुन ली, धीरे धीरे छुके मेरे, हाँ छुके मेरे, धीरे धीरे छुके मेरे, हाँ रे रे रे, धीरे धीरे छुके मेरे मन को रे तू, बस गया दिल में कैसे रंग भरी तेरी हंसी ले गई रे जा मेरी, होठों की लाली मेरी सारी सारी तेरी, वैसे तो चाहते ये है बड़ी अनमोल मेरी, आज दिल खोल के हूँ मैं तेरी तेरी, जिया में तूने सजा दी प्यार की रागिनी, मेरी धड़कन में सुनूं धुन बजे तेरी, के गहने न पहनूं ना कलियों को चूमूं, आ मुझे सजा दे बाहों से तू, के जाए ना बेचैनी, के आए ना नींदेरी, जो लोरी सुनाए मुझको ना तू, आई कहाँ से ये बरखा कोई बता दे, दिल में ये बदरे पूछो ना कैसे हुई, मैं तेरी दीवानी, हाथों में तेरे नाम की रच दी मेहंदी रे, मैंने दिल की सुन ली रे, धीरे धीरे छुके मेरे, हाँ छुके मेरे, धीरे धीरे छुके मेरे, हाँ रे रे रे, धीरे धीरे छुके मेरे मन को रे तू, बस गया दिल में कैसे तू। अच्छा मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तानी सिनेमा में महिला गीतकारों की रवायत इतनी कमजोर क्यों रही है? पता नहीं, आप मुझे बताइए, आप रिसर्च ज्यादा करते हैं मुझसे, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप और डिपार्टमेंट्स में जैसे राइटिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, डायरेक्शन में तो शुरुआत से है, और अब राइटिंग में भी बहुत महिलाएं हैं, औरतें हर जगह हैं, लेकिन अभी भी राइटिंग में और लिरिक्स में ले देकर हैं, और सच पूछो तो मैं भी कह चुकी हूँ, मेरी भी जैसे कहते हैं बाय द वे एंट्री हो गई, मैंने कुछ ये तय करके सोच समझ के मैं इसमें नहीं आई थी, और अब आ गई हूँ तो मैं अपना काम सीरियसली लेती हूँ और कर रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत एक अहम और खुशी की बात है कि भाई मैंने ना सही इस प्रोफेशन ने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन पता नहीं ये क्यों है, मेरे ख्याल से औरतों को शायरी का और पोइट्री का टॉपिक बनाया गया है, औरत बेवफा होती है, औरत महबूबा होती है, लेकिन औरत शायर नहीं होती। जी, ये गाना भी सुन लेते हैं।
आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गीतकार और संवाद लेखिका कौसर मुनीर से यूनुस खान की ये दिलचस्प बातचीत। बातचीत यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज के मेहमान कार्यक्रम में। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। चलने से पहले आपको बता दें हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।